ये है हमारे पास एनसीईआरटी विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर भोजन। यह कहाँ से आता है? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग-अलग समय में हम भिन्न-भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों, तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। जैसे यहाँ पे विद्यार्थी का नाम या दोस्त का नाम और उसने पूरे दिन में क्या-क्या खाद्य पदार्थ खाए उसका नाम। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। चित्र 1.1 में जैसे दाल, सब्जी, चावल, मांस, मछली वगैरह ये दिखाया गया है। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने के लिए हमें कुछ संघटकों की आवश्यकता होती है। कई चीजों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग-अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल आदि की आवश्यकता होगी। क्रियाकलाप 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए। इसको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। जैसे 1.2 में खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियां। जैसे रोटी या चपाती बनाने के लिए कच्ची सामग्री जल और आटा। दाल की जो कच्ची सामग्री है यानी कि संघटक हैं, कच्ची दाल, जल, नमक, घी, तेल, मसाले आदि। उसके बाद है हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? यानी कि कुछ ऐसे संघटक जो अनेक प्रकार का भोजन बनाने में उपयुक्त होते हैं। अच्छा, वे संघटक कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल एवं सब्जी के स्रोत अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2a। फल और सब्जी कुछ खाद्य पदार्थ के स्रोत हैं जो यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। चावल और गेहूं का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में अनेक पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इससे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। चित्र 1.2b। 1.2 जैसे जो हमें ये अंडा है ये हमें जंतुओं से प्राप्त होगा। उसके बाद क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और अन्य उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि का स्रोत है। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातक उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय और बकरी से, भैंस से हमें दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं अन्य दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में ये जो हमारे पास चित्र दिया गया है 1.4 पादप के खाने योग्य भाग। ये हमारे पास जो ये पादप है इसके अलग अलग भाग है। जैसे ये ऊपर वाला है पुष्प, इसके बीच में जो ये फली लगी है इसको बोलते हैं फल। ये हमारे पास पत्ती और ये बीच से जो गया ये तना। उसके बाद ये होगा जड़ यानी कि मूल तंत्र। ठीक है, मूल तंत्र। ये हमारे पास अलग अलग भाग होते हैं किसी भी पौधे के। ठीक है, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाया जाता है। क्या हम जड़, कभी तना, कभी हम जड़ कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर या तलकर पकौड़ों की तरह बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कि सरसों के बीज से हम सरसों का तेल निकालते हैं और उसकी पत्तियों से हम साग बनाते हैं। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4 सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं, जो पौधों से आते हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। जैसे खाद्य पदार्थ यानी कि जो हम खाते हैं, बैंगन का भरता, वो कहाँ से आता है? उसके संगठक यानी कि स्रोत क्या है? बैंगन। ठीक है, जो बैंगन का भरता बनाने में उपयुक्त होते हैं बैंगन। मिर्च मसालों के रूप में कई अन्य पदार्थ। और ये पौधे के किस भाग से आता है? फल, जिसको हम फल बोलते हैं, उस भाग से हमें ये प्राप्त होता है। और जो ये हमारे पास तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अन्य जो पदार्थ है ये हमें पौधे के बीज भाग से प्राप्त होते हैं। पौधे के किस भाग से, किस संगठक से प्राप्त होते हैं? बीज भाग से, जिसको हम बीज बोलते हैं। उसके बाद है क्रियाकलाप 5। उससे पहले क्या है कि आपने अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं। क्रियाकलाप 5 मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें। बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दें। क्या आप
बीजों में कुछ परिवर्तन देखेंगे। क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। चित्र 1.5 व 1.6 में यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इन्हें कुछ मसालों इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्प आहार तैयार हो जाता है। अच्छा, ऊपर है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है और यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाया करती है? मधुमक्खी फूलों से मकरंद, मीठा रस एकत्र करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित इकट्ठा करके रखती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के लिए केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है, उन्हें स्टोर कर लेती है ताकि वे पूरा वर्ष इसका उपयोग कर सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि उनका पालतू जानवर क्या खाता है, कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? क्रियाकलाप 6। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी 1.5 जंतु और उनका भोजन, जैसे भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती आदि खाती है। बिल्ली छोटे जंतु या पक्षी दूध वगैरह पीती है। अन्य जैसे शेर, चूहा, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य, ये सारे क्या खाते हैं, ये हमने यहाँ पे फिलअप करना है। सारणी 7, क्रियाकलाप 7, सॉरी। फिर से सारणी 1.5 पर ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखिए। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जो जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होता है? इन्हें तीसरा वर्ग यानी कि सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 में 6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जैसे गाय केवल घास खाती है यानी कि पादप खाती है या पौधे खाती है, तो ये शाकाहारी। शेर
अन्य जंतुओं को खाता है मांसाहारी। कौवा मतलब ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, तो इसको सर्वाहारी में हम लेंगे। ऐसे ही हमें ये सारणी पूरी करनी है। पहले जानना चाहते हैं कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में कहेंगे? हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पाद किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सूचित हो सके कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। उसके बाद हमारा है प्रमुख शब्द हमारे पास थे संघटक, यानी कि किसी भी चीज को बनाने में जो उपयुक्त सामग्री होती है संघटक। खाद्य पदार्थ, मकरद जिसको हम शहद बोलते हैं। अंकुरित बीज, जो हमने दाल वगैरह भिगो के रखी थी, वो उसको जो सफेद जो कली निकली थी उसको बोलते हैं अंकुरित बीज। कोई भी शाकाहारी, जो से केवल पौधे या पादप खाते हैं। मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं। और सर्वाहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। सारांश हमारे पास है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, यानी कि अलग अलग हमको वैरायटी मिलेगी यहाँ पे। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु दूसरे प्राणियों तथा पादप दोनों खाते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास अभ्यास के लिए क्वेश्चन है, इनको हम ट्राई करेंगे। सोचने के लिए बातें। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। विज्ञान का भोजन यह कहाँ से आता है?